हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम है हमारे आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 2 है। हमारे ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक दिए गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित, वो सारे के सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे MCQ आते हैं, जो करंट के एग्जाम्स में भी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हैं, हम डिटेल में कवर करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसर्च है। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने काफ़ी बुक्स है उसके अंदर भी पढ़ा होगा कि रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, री एंड सर्च। री का अर्थ क्या होता है? रिपीटेशन, मतलब अगेन एंड अगेन, जहाँ पर हम चीज़ों की रिपीटेशन करते हैं। रिपीटिंग, कोई भी एक फिनोमिना है, उसको अगर हम बार बार रिपीट करते हैं उसमें से कुछ भी नया फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हमारी रहेगी रिसर्च। और सर्च होता है टू फाइंड आउट, जहाँ पर हम कुछ भी नया खोजने की कोशिश करते हैं, वो रहेगी हमारी रिसर्च। सो रिसर्च हमारी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि री और सर्च, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 वर्ड्स। ठीक है, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं डीपली, तो रिसर्च हमारा एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। ब्रॉड कंसेप्ट। सो रिसर्च में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे फर्स्ट है हमारी कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ है उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट मतलब कि उसको खोज निकालना। हम कह सकते हैं कि जब भी हम डिस्कवरी करते हैं तो वो हमारी रिसर्च का पार्ट रहेगी। इसके अलावा अगर हम कोई नई चीज़ है उसको बनाते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल की हेल्प से हम कोई भी नई चीज़ है उसको क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स। कोई भी नई चीज़ जब हम बनाते हैं तो वो भी हमारा रिसर्च का पार्ट रहती है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई चीज़ पहले से अवेलेबल है लेकिन हम उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो भी हमारा रिसर्च का पार्ट रहेगी, मॉडिफिकेशन ऑफ थिंग्स। सो रिसर्च है। रिसर्च हमारी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और उसमें से हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम कुछ ऐसा निकालते हैं जो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर है उसके लिए वैल्यूएबल रहेगा, या हम कोई नई चीज़ है उसका डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो वो भी हमारी रिसर्च का पार्ट रहेगी। और अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ में, तो वो भी हमारी रिसर्च कहलाती है। सो अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो रिसर्च है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, रिसर्च है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, ओरिजिन ऑफ रिसर्च। तो देखिए, जब भी हम ओरिजिन की बात करते हैं तो रिसर्च का जो ओरिजिन है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी कोई भी हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, हमारी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो जो ओरिजिन होता है वो होता है प्रॉब्लम। और जब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं। यानी कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने के लिए हमें एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हमारे कुछ स्टेप्स शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रॉब्लम से उसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए जो एक प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं जो स्टेप्स है उनको फॉलो करते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिसर्च। सो रिसर्च को हम क्या कह सकते हैं कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ स्टेप्स हैं उनको हमें फॉलो करना होता है, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना होता है। सो रिसर्च हमारी ओरिजिन प्रॉब्लम से, और एंड कहाँ पे होती है, उसके सॉल्यूशन पर। इसके बाद हमारी जो मेन नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। हिंदी में इसको हम वैज्ञानिक विधि बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि। सो साइंटिफिक मेथड क्या है? ये भी हमारी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें जो सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ ऑल रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के अब हम आगे जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो इसको जितनी भी टाइप होती है हमारी रिसर्च की सबकी बैकबोन कहा जाता है। और बैकबोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे जब भी हम रिसर्च करते हैं, यानी कि रिसर्च में हमारे पास क्या रहेगी, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और वो स्टेप्स कौन से होते हैं, जो हमारे साइंटिफिक मेथड द्वारा डिसाइड किए हुए होते हैं। इसीलिए हम जो साइंटिफिक मेथड है इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ ऑल रिसर्च, क्योंकि जो मेन स्टेप्स हैं वो हमारा साइंटिफिक मेथड है वो प्रोवाइड कराता है। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे साइंटिफिक मेथड के जो कि हर एक रिसर्च के अंदर फॉलो किए जाते हैं? सो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि हमारी जो रिसर्च है उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन होता है प्रॉब्लम है, उसका आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल है उसके थ्रू समझेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी है उसके अंदर अब भी डाउरी सिस्टम है। ठीक है, डाउरी सिस्टम, तो प्रॉब्लम हमें मिल गई है कि डाउरी सिस्टम।
अब सेकंड आता है कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या होगा कि जैसे आप डाउरी सिस्टम है उसके ऊपर स्टडी तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप पूरी कंट्री के अंदर डाउरी सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं? तो ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो आप क्या करेंगे, कोई भी एक स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब स्टेट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आप उठाएंगे कि आप इन 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हीं के अंदर आप डाउरी सिस्टम है उसकी स्टडी करना चाहते हैं। तो ये क्या होगी आपकी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपने अपनी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर दिया है कि आप डाउरी सिस्टम के ऊपर स्टडी करेंगे और कहाँ पे करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में और उसकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उनके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट बीच में आता है, यहाँ पे स्किप हो गया है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अब रिलेटेड लिटरेचर या स्टडीज़ कौन सी होती हैं कि जिनके ऊपर पहले से ही रिसर्च हो चुकी है। सपोज कीजिए हम यहाँ पर हरियाणा स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। अब हरियाणा स्टेट के अंदर पहले से ही डाउरी सिस्टम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी होंगी, ठीक है। तो हम जो मेन 10-12 जितने भी हम स्टडी करना चाहते हैं, जितने भी पहले रिसर्च पेपर हैं या हमारे पास थीसिस हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो वो हो जाएगा उनका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। सो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसके बेस पर हम करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा जो रिलेटेड लिटरेचर है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। सो हाइपोथेसिस क्या होती है, हमारी परिकल्पना, या हम कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम मान के चलते हैं हमारी रिसर्च से संबंधित। इसके बाद हमारा रहेगा कलेक्शन। ये स्टेप हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। फर्स्ट हमारा ये, सेकंड, थर्ड रिलेटेड लिटरेचर, फोर्थ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिफ्थ रहेगा हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, और 6th नंबर पे जाएगा इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस, और 7th पे रहेगा हमारा रिजल्ट्स या हम कह सकते हैं कंक्लूजन, ठीक है। सो ये हमारे स्टेप्स होते हैं जो हम हर टाइप की जो हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उससे संबंधित जितनी भी पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनको स्टडी करेंगे। उस स्टडी के बेस पर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उस हाइपोथेसिस के बेस पर डाटा कलेक्ट करेंगे, और इसके बाद उस हाइपोथेसिस की इम्प्लीकेशंस होगी, यानी कि टेस्टिंग होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, और उस इंटरप्रिटेशन के बाद हम फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर पहुंचेंगे। सो ये था हमारा टोटल साइंटिफिक मेथड। अब जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसके कुछ मेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 वर्डों से मिलकर बनी हुई है। रेप्लिकेबिलिटी में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहला तो आता है हमारे पास रिपीटेशन और डुप्लीकेशन। देखिए जो हमारी साइंटिफिक मेथड्स हैं वो रिपीट, यानी कि हम कोई भी जो प्रोसीजर है उसको हम, जैसे कि हमने अभी साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट स्टेप्स की बात की, तो जितनी भी रिसर्च होती है उनके अंदर हम वही स्टेप तो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन की बात करते हैं, तो मतलब जैसे कि हमने हरियाणा स्टेट के ऊपर रिसर्च की, तो कोई सेम रिसर्च है वो दूसरे स्टेट पे कर सकता है, वो राजस्थान पे कर सकता है, तमिलनाडु पे कर सकता है, कर्नाटका में कर सकता है, ठीक है। तो मतलब डुप्लीकेशन। सो हमारा साइंटिफिक मेथड है उसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि हम जहाँ पर जो हमारी रिसर्च है उसकी को रिपीट भी कर सकते हैं और उसकी डुप्लीकेशन है वो भी अलाउड होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी होती है प्रीशिएशन, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता कि हमारी जो रिसर्च है वो परिशुद्धता, मतलब उसके अंदर क्या है कि हम किसी के कॉपी पेस्ट ना करें। हमारा जो वर्क है वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, हमने खुद से किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये वर्क है हमारा, जो रिपोर्ट हमने दी है, जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं, मीन्स प्रीशिएशन है, उसके अंदर शुद्धता है। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारी फॉल्सिफाइबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वाली जो टर्म है कार्ल पोपर ने दी थी। सो कार्ल पोपर है, उनका क्या कहना था कि जो थ्योरी हम बनाते हैं साइंटिफिक मेथड के बेस पर, थ्योरी है, थ्योरी कैन बी डिस्प्रूव, या हम कह सकते हैं थ्योरी कैन बी रोंग, कि जो हमने थ्योरी बनाई है वो हमारी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि 100% तो हमारे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसको हम बोल सकते हैं कि ये 100% सही है। तो फॉल्सिफाइबिलिटी क्या है कि अगर कोई पहले वाली थ्योरी है जो हमारी गलत साबित होती है, तो गलत साबित होना भी हमारे लिए कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आता है, न्यू इन्फॉर्मेशन। अब न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे लेके आएगा, जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने अभी तक स्टडी की और किसी भी साइंटिस्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि एलियंस आर नॉट एग्जिस्ट, कि जो एलियंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब इस थ्योरी को अगर हमें गलत प्रूव करना है, इस थ्योरी को रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है, तो उसके लिए हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी कि एलियंस आर एग्जिस्ट। इसको गलत साबित करना है तो हमें स्टेटमेंट क्या लेके आनी पड़ेगी, एलियंस है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हमें एलियंस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एलियंस को ढूंढेंगे तो मतलब क्या है कि हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन है वो आई, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो क्या है कि जो फॉल्सिफाइबिलिटी क्या है कि थ्योरी है, थ्योरी हमारी डिस्प्रूव हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है, और रॉन्ग होगी तो वो भी हमारे लिए कोई ना कोई नई नॉलेज है, नई इन्फॉर्मेशन है वो लेके आएगी, इसलिए ये भी हमारी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद है पार्सिमोनी। पार्सिमोनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर क्या है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना करते हुए जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित ही चीज़ें लिखें, मतलब कम से कम शब्दों में
आप अपनी जो रिसर्च है उसको लिखिए कम से कम शब्दों में, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखते हुए, जो रिजल्ट्स हैं, जो मेन फाइंडिंग्स हैं, उन्हीं को आप अपनी रिसर्च के अंदर लिखें। तो ये हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साइंटिफिक मेथड्स की हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं खोजपूर्ण शोध, खोजपूर्ण शोध या अनुसंधान या विधि हम कह सकते हैं। ठीक है, सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है कि जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब कि न्यू एरिया होता है आपके पास, न्यू एरिया ऑफ रिसर्च। न्यू एरिया का अर्थ है कि जहाँ पर पहले से आपके पास किसी ने रिसर्च नहीं कर रखी, आप ही फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी फिनोमिना पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि हमारा कोरोना आया था 2020 में, ठीक है, तो इससे पहले कोरोना है, उसके बारे में किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो कोरोना के आते ही सबसे पहले जिसने रिसर्च स्टार्ट कर दी, मतलब क्या हो गया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है उसने स्टार्ट कर दी, न्यू एरिया ऑफ रिसर्च। अब न्यू एरिया है तो मतलब क्या है कि पहले का जो लिटरेचर है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसके अंदर रिव्यू वाला जो स्टेप है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, ये वाला स्टेप हमारा नहीं होगा। अगर हमारा रिव्यू ही नहीं है तो हाइपोथेसिस हम किसके बेस पे बनाते हैं, इसी के बेस पे बनाते हैं। तो हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है वो भी नहीं होगी। तो अगर हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी है तो उस केस में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आप कुछ भी ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके पास आंसर करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। यानी कि अगर हम MCQ टाइप की बात करते हैं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, उसी में से सिलेक्ट करना होता है। या फिर हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं और आपको आंसर यस और नो में से देना है, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन आ गई। या फिर आपको ट्रू या फॉल्स में से कोई आंसर देना है, तो यहाँ पर भी लिमिटेशन आ गई। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज्ड एंडेड। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे जैसे कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप या ऐसे टाइप जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अगर आपको सोसाइटी का हेड बना दिया जाए तो आप जो बच्चों की एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए क्या क्या अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपके क्या रहेंगे, ओपन एंडेड, मतलब यहाँ पर आपके पास लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से आपके जो विचार हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, उसके अंदर सबसे पहले आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करेंगे, फिर उनकी पायलट स्टडी कराएंगे। पायलट स्टडी क्या होती है, यानी कि आप डाटा कलेक्ट करने के लिए 10-20 या जितने भी मतलब आपको स्टेबल लगे आपकी रिसर्च के अनुसार उतने जो पर्सन्स हैं उनसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो जो हमारी पायलट स्टडी होगी उसके बेस पर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस अगर आपकी फॉर्मुलेशन होगी तो इस पायलट स्टडी के बेस पे होगी। ठीक है, सो हमारी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो ज़रूरी नहीं होती है कि हम एग्जैक्ट रिजल्ट है उसके ऊपर पहुँचे, लेकिन उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज़रूर मिल जाती है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, न्यू एरिया ऑफ इंक्वायरी होती है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसको हम हिंदी में वर्णनात्मक अनुसंधान बोलते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान या विधि, क्योंकि यहाँ पर मेथड्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर विधि की बात की जाएगी, वर्णनात्मक विधि। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि इसके नाम से है कि किसी भी चीज़ है उसको डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ है उसका वर्णन करना। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, मतलब इस तरह की जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए जाते हैं। यानी कि वर्णन, डिस्क्राइब करना कि क्या घटित हुआ था, किस जगह पे, स्थान, कौन से प्लेस के ऊपर घटना घटित हुई थी, वेयर, कब घटित हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, वेयर कहाँ पे और वैन कब। ठीक है, सो मतलब क्या है कि इसके अंदर हम चीज़ें हैं उनको सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। कभी कभी हम क्या है, हाउ का भी आंसर है, हाउ कैसे हुई, वो चीज़ भी हमारी डिस्क्रिप्टिव के अंदर काउंट हो जाती है। मतलब जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है चीज़ों को। इसके बाद है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है कि जहाँ पर आप जो क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे आपको, वाई, क्यों, हाउ, इस तरह के। मतलब आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर तो क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब किया चीज़ों को। ठीक है, उसके पीछे का कोज नहीं बताया, कारण नहीं बताया कि वो घटना घटित हुई थी तो क्यों हुई थी। लेकिन एक्सप्लेनेटरी में क्या है कि वाई, उसके पीछे का जो कोज होता है ना, कारण, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। कि सपोज कीजिए आपने कोई एक्सीडेंट देखा तो वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। ठीक है, सो जहाँ पर आपको कोज है उसको एक्सप्लेन करना पड़े तो वो हो जाती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसके बाद जो फोर्थ है हमारी वो है कन्फर्मेटरी रिसर्च। कन्फर्मेटरी रिसर्च क्या होती है कि जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर, मतलब आप चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट नहीं करते, ऑब्जर्वेशन के बेस पर प्रेडिक्शन कर देते हैं। प्रेडिक्शन क्या है, यानी कि पूर्व अनुमान। आपने किसी भी एक छोटे बच्चे को देखा, ऑब्जर्व किया, अच्छा स्पोर्ट्स खेल रहा था, मतलब उसकी आपने रेस वगैरह देखी, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया उसको और उसकी बेस पे आपने बोल दिया कि ये बड़ा होकर मैराथन या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब ओलंपिक है, स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। इसके बेस पर हमने उसको
क्या है कि पूर्वानुमान लगा दिया, प्रेडिक्शन कर दिया, लेकिन हमने मेजरमेंट नहीं की। मेजरमेंट में क्या है कि हमें देखने में, ऑब्जर्व करने में लगा होगा कि उसकी स्पीड है काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम मेजर करते हैं एक्चुअली में तो हो सकता है कि मेजरमेंट में उसकी स्पीड इतनी नहीं हो। ठीक है, तो जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर प्रेडिक्शन कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं चीज़ों को, वो होती है हमारी कन्फर्मेटरी रिसर्च। इसके बाद जैसे हमने रिसर्च की पढ़ी थी, तो रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास, जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च, सबसे फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल है, इसी को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, इसी को हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। सो इसके 3 नाम हैं, फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च। जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारी थ्योरी का डेवलपमेंट किया जाता है, थ्योरी की बिल्डिंग होती है। ठीक है, हमारी जो फंडामेंटल रिसर्च है वो कभी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होगी। ठीक है, सो फंडामेंटल रिसर्च में क्या है कि आपने कोई भी एक थ्योरी है, आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, आपने एक थ्योरी है उसको बना के छोड़ दिया। ठीक है, सो आप इसके अंदर ये नहीं देखते कि आपने जो थ्योरी बनाई है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है फंडामेंटल रिसर्च। प्रैक्टिकल वर्क आपका फंडामेंटल रिसर्च में नहीं काउंट होता, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सभी ने न्यूटन्स का लॉ सुना होगा, ठीक है, या हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, या न्यूटन्स की बात करते हैं, न्यूटन्स ने जो लॉ दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन लॉ का यूज़ करके फ्यूचर में हम किस तरह से, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, किस तरह से हम आगे गाड़ियों के कार्स हैं उनके ब्रेक्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, सिर्फ उन्होंने थ्योरी है उनको डेवलप किया था, उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनका प्रैक्टिकल वर्क क्या होगा, इसके ऊपर उनका कोई भी जोर नहीं था। ठीक है, सो जो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बिल्डिंग के ऊपर जोर देते हैं, यानी कि क्रिएशन होती है हमारी, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, या हम बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आती है हमारी वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। प्रैक्टिकल यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। ये रहेगी हमारी प्रैक्टिकल फॉर्म, मतलब जो थ्योरी बनाई गई थी उनका प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज़ करना। ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज़ करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यानी कि आप जब इन थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं आपकी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए, तो हम बोलते हैं उसको अप्लाइड रिसर्च, यानी कि आपने अप्लाई कर दिया, उसकी एप्लीकेशन कर दी, जहाँ पर चीज़ों की एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारे पास एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च है, ये हमारा अप्लाइड रिसर्च का ही एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जैसे अप्लाइड रिसर्च है वो तो काफ़ी एक बड़ा हम टर्म बोल सकते हैं, और जो हमारी एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक छोटा सा पार्ट है। एक्शन रिसर्च में क्या है कि जिसकी प्रॉब्लम है वही उस एक्शन रिसर्च है उसको अप्लाई करेगा, और उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी या हम कह सकते हैं उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को भी वही यूज़ करेगा जिसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि एक टीचर है, उसको डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं उनके थ्रू क्लास को पढ़ाना है। ठीक है, सो लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे हैं जो न्यू टीचिंग मेथड्स हैं उनको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, न्यू टीचिंग मेथड्स हैं उनके द्वारा, एक टीचर है पढ़ाना चाहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए टीचिंग मेथड्स हैं उनके द्वारा कंफर्टेबल नहीं है, और उनका जो रिजल्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स में उसको ड्रॉप आउट देखने को मिल रही है। तो इसके लिए क्या करेगा, मतलब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए जो टीचर है, टीचर ही अपने रिसर्च करेगा कि बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या वहाँ पर हमारे पास मीडियम की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कुछ कंटेंट है हम इंग्लिश मीडियम के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेन रीज़न क्या है ये फाइंड आउट भी वही क्लास टीचर ही करेगा, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उनका यूज़ भी क्लास टीचर ही करेगा। ठीक है, तो जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो वह हो जाती है हमारी एक्शन रिसर्च। हमारे नेट के जो मेन पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो आता है मोस्टली आपके जो साइकिल है एक्शन रिसर्च की, साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च, इससे क्वेश्चन आता है आपका कि कौन कौन से स्टेप्स। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्लानिंग, सेकेंड होता है एक्टिंग या एक्ट हम बोलते हैं, थर्ड है ऑब्जर्व, एंड फोर्थ है रिफ्लेक्ट। ये हमारी प्रोसीजर रहेगी कि सबसे पहले प्लानिंग, इसके बाद उसको एक्ट, फिर उसको ऑब्जर्व और उस पर रिफ्लेक्ट। सो हम इसको PAOR इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो ये है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लानिंग फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पूरा का पूरा जो स्टेप्स हैं यहाँ से आपके एज इट इज़ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं।
सो ये थी हमारी डिफरेंट जो बेसिक्स टाइप्स हैं रिसर्च की वो। अब जो और भी अलग से हमारी बहुत सारी टाइप्स है रिसर्च की, उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, कोज एंड इफ़ेक्ट। इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, कोज क्या होता है? कारण, एंड इफ़ेक्ट प्रभाव। देखिए, कोई भी जब घटना घटित होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोज होता है, ठीक है। सो हम या तो ये कह सकते हैं कि कोई भी हमने प्रभाव देखा और उसका हम कह सकते हैं कि इसके ये कोज हो सकते हैं, उसके कारण ये हो सकते हैं। या कोई चीज़ है प्रेजेंट में हम देख रहे हैं और उसका हम बोल सकते हैं कि हमें फ्यूचर में ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। कि यहाँ पर आपको इफेक्ट की बात करें, प्रभाव, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स हैं काफ़ी अच्छे हुए हैं। सो इसके पीछे का कारण क्या है? इतने अच्छे फ्लावर्स, ये इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है तो क्यों किया है? तो उसके पीछे का कारण क्या था? उनको रेगुलर पानी और सूरज की रोशनी का मिलना, ठीक है। सो कोज ये है और इफेक्ट हमारा ये वाला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कोज एंड इफ़ेक्ट। सो ये कोज और इफ़ेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो यहाँ से आपको ये भी रहेगा कि आप कौन सा रिसर्च का मेथड यूज़ करेंगे आपकी रिसर्च के लिए, आपकी डिसर्टेशन के लिए, आपकी थीसिस के लिए। इसके अलावा जब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे यानी कि चरों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपका जो कोज एंड इफेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। सो कोज एंड इफेक्ट है, इसको ध्यान से समझना। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो कोज एंड इफेक्ट दोनों चीज़ें अगर आपके पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, कारण और प्रभाव दोनों आपके पास्ट में हो चुके हैं, यानी कि बारिश भी आपकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और फसल भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड हम एग्जांपल लें कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आपकी इम्प्लीमेंट भी हो चुकी थी पास्ट में और उसके रिजल्ट हैं वो भी हमें देखने को मिल चुके थे, ठीक है। सो यानी कि जो कोज एंड इफेक्ट है वो दोनों हमारे पास्ट में हो चुके हैं। तो हम कहेंगे ये कौन सी रिसर्च होगी या कौन सा रिसर्च मेथड होगा? हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं दोनों हमारे पास्ट में हो चुकी हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कि अगर आपका कोज तो आपका पास्ट में जा चुका है, ठीक है, लेकिन इफ़ेक्ट है वो आप प्रेजेंट में देखेंगे, उसका इफ़ेक्ट है वो आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कोरोना है 2020 में कोरोना आया था, यानी कि इफेक्ट तो हो चुका है, ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या रहा बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि आप इफेक्ट है उसको करंट में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट आता है वो है कि जो हमारा कोज एंड इफेक्ट दोनों के दोनों आपके फ्यूचर में करेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब भी आप डिसर्टेशन या हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके अंदर आप मोस्टली ये तीन तरह के जो मेथड्स हैं वही यूज़ करते हैं। या तो आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हिस्टोरिकल कौन सी? जो आपकी पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, इफेक्ट है वो भी आपको पास्ट में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो आपका कोज है, कारण है, वो तो पास्ट में हो चुका है, लेकिन इफेक्ट आप प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। लेकिन आपकी दोनों चीज़ें फ्यूचर में है, यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, आप सेटअप लगाते हैं और उसका रिजल्ट है वो भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी टीचर है, ब्लेंडेड लर्निंग है उसका यूज़ करना चाहता है, ब्लेंडेड लर्निंग की, जहाँ पर ऑनलाइन भी स्टडी करवाई जाएगी प्लस में ऑफलाइन दोनों के द्वारा स्टडी करवाना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा टीचर, 6 महीने के लिए 2 ग्रुप बनाएंगे। उसमें से एक ग्रुप को तो सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड था पहले वाले उसी मेथड से स्टडी करवाया जाएंगे। जो दूसरा ग्रुप है उसको ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्टडी करवाएंगे और फिर उन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करके देखा जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्यूचर के अंदर ही प्लानिंग की जाएगी, फ्यूचर के अंदर ही हमें रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये थे हमारे कोज एंड इफेक्ट। यहाँ से हमें हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल है किस तरह का रिसर्च मेथड हमारी डिसर्टेशन के अंदर हम यूज़ करने वाले रिसर्च मेथड वो हमें यहाँ से पता चलेगा। इसके बाद जैसे कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि जो कि हमारे पास्ट में हो चुकी है। सो उसके लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि कुछ तो हमारे वही कॉमन है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, उसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस है उसको बनाएंगे, पॉपुलेशन कौन कितनी रहेगी हमारी वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन, देखिए पॉपुलेशन क्या होती है, एक दो हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो हैं, एक तो होती है हमारी पॉपुलेशन और दूसरा होता है हमारा सैंपल। सो एक बार पॉपुलेशन और सैंपल है इनको समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। जैसे कि ये सपोज कीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं और आपका रिसर्च का टॉपिक है कि आप एकेडमिक अचीवमेंट है उसकी स्टडी करना चाहते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट की स्टडी कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के अंदर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि +1 एंड +2 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर
जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो +1 और +2 क्लास के अंदर पढ़ते हैं, सभी के सभी हमारी पॉपुलेशन होंगे। सो अब ये तो हमारा पॉसिबल ही है ही नहीं कि हम हर एक स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट है उसको स्टडी कर सकें। सो हम क्या करते हैं, इसमें से हम निकालते हैं कुछ सैंपल। सैंपल क्या होता है कि आपने जैसे दिल्ली है उसको 4 भागों में विभाजित किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली, ठीक है। हर एक पोर्शन से आपने 2-2 स्कूल हैं वो उठा लिए, ठीक है, और उन 2-2 स्कूलों में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ से आपने उनका डाटा कलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन जो आपकी स्टडी के अंदर जितनी भी टोटल आपकी जनसंख्या, मतलब जितने भी बच्चे आपके +1 +2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सैंपल की बात करते हैं तो जैसे आपने उसको डिवाइड कर लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली, और वहाँ से आपने 2-2 स्कूल्स हैं वो उठा लिया और वहाँ से आपने डाटा है उसको कलेक्ट किया, तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल, ठीक है। सो हम वापस बैक चलते हैं अब हिस्टोरिकल रिसर्च में। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हो गया है, इसके बाद है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल है वो हम डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद है कि डाटा कलेक्शन, डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। अब हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि जो चीज़ें हमारे पास्ट में जा चुकी हैं हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उस केस में देखिए हमारे पास जो सोर्स हैं, 2 तरह के स्रोत हैं, 2 तरह के रहेंगे, एक रहेगा प्राथमिक और दूसरा है हमारा सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स कौन से होंगे, जो हमारे ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल सोर्स, ठीक है। सेकेंडरी जिन्होंने इन ओरिजिनल सोर्स को पहले अपनी रिसर्च के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि हम NPE 1986 इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट तो क्या कि प्राइमरी सोर्स की आपने जो ओरिजिनल NPE 1986 का जो ओरिजिनल दस्तावेज है वहाँ से आप चीज़ें उठा रहे हैं और अपने वर्डों में उसको लिख रहे हैं। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि किसी ने पहले से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ऊपर रिसर्च कर रखी है और उसके ऊपर कोई भी एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है या अपनी थीसिस लिखी हुई है और आपने उसकी रिसर्च पेपर या थीसिस में से कंटेंट उठाया है, ना कि ओरिजिनल जो दस्तावेज था वहाँ से। सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा एनालिसिस ऑफ डाटा, और इसके बाद आप जो रिपोर्ट है उसकी राइटिंग करेंगे। सो यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं कि क्रिटिसिज्म की बात की जाती है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये मोस्टली हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ही पूछी जाती है। जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ना वो आपकी रिसर्च डिज़ाइन से संबंधित होती है, रिसर्च डिज़ाइन, और इंटरनल क्रिटिसिज्म जो होती है वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड होती है, जो हमने कंटेंट है वो लिखा हुआ। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन है आपसे MCQ, इस तरह के क्वेश्चन ही इससे में पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसा कि आपको पता है कि हम जो कोज हमारा पास्ट में और इफ़ेक्ट है वो हमारा प्रेजेंट में स्टडी करते हैं, यानी कि एज इट इज़ स्टडी की जाती है। जो भी फिनोमिना है, जो करंट में स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको जो का त्यों पढ़ना, ठीक है। इसमें हमारे 3 तरह के टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। सबसे पहले हमारा सर्वे स्टडीज़, फिर इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, और इसके बाद है हमारी डेवलपमेंटल स्टडीज़। अब सर्वे में क्या होता है कि जहाँ पर आप सर्वे के द्वारा यानी कि सर्वेक्षण विधि, इसमें क्या करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चनरीज है उनका क्वेश्चन का मतलब सेट बना लेते हैं और उनको पब्लिकली, या तो आप स्कूल का डाटा कलेक्ट करना है, आपको सोसाइटी से डाटा कलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो डाटा है सर्वे के थ्रू, यानी कि आप स्कूल सर्वे कर सकते हैं, आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पब्लिक ओपिनियन यानी कि एग्जिट पोल, जब भी हमारे इलेक्शंस आते हैं तो उस टाइम पे जो एग्जिट पोल दिखाते हैं वो भी क्या हमारे सर्वे के थ्रू ही दिखाया जाता है, या हमारी सोशल सर्वे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि हमारे जब हम सर्वे की बात कर रहे हैं तो हमारी आती है एक सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे, सेंसस सर्वे कौन सी होती है कि जहाँ पर पॉपुलेशन है वो हमारी इक्वल होती है सैंपल के, यानी कि कहने का अर्थ है कि जहाँ पर हम जितनी पॉपुलेशन है सबका हम डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि आप पॉपुलेशन है वही आपने जो रिसर्च का टॉपिक उठाया है वही इतना लिमिटेड उठाया है, ठीक है। कि आपने पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी जो रिसर्च है, जैसे कि आप एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे थे, एकेडमिक अचीवमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ दिल्ली के बच्चों के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके अंदर आप नॉर्थ दिल्ली में जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हो जाएगी हमारी सेंसस सर्वे। इसके अलावा हमारी रहेगी सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे वही कि जहाँ पर हम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हम अपना कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर हमारी सर्वे चलती है, ठीक है। सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट की इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप है, संबंध है, वो जांचने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
मतलब फाइंडिंग एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फिनोमेना। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है कि हम कोई भी एक केस लेते हैं। केस में क्या है कि हमारा कोई एक पर्सन है, एक पर्सन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो पर्सन हमारे लिए केस हो जाएगा। हम किसी एक ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए केस हो जाएगा। आप एक किसी सोसाइटी या किसी एक पूरे स्कूल की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक केस का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोज हमारा पास्ट में, ठीक है, और इफ़ेक्ट प्रेजेंट में हम देखते हैं। ठीक है, तो कोज पास्ट में और इफ़ेक्ट प्रेजेंट में। सो इसके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कौन सी होती है? जिसके अंदर हमें इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट में हमें देखने को मिल रहा है और इस इफ़ेक्ट के कोज क्या है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम पास्ट में जाकर स्टडी करते हैं। मिडिल स्कूल्स में जो इनरोलमेंट है, स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है, वो सडनली ड्रॉप आउट हो रहा है। ठीक है, सो ये हमें प्रेजेंट में हमें ये सिचुएशन है, इफेक्ट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट में ड्रॉप आउट है वो क्यों हो रहा है, उसके हम कोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है कुछ पहले की जो हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं स्कूल्स के अंदर उनकी हम स्टडी करेंगे और उनके बेस पर हम कुछ ना कुछ अपने जैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो परिकल्पनाएं हैं हम लेकर चलेंगे। जैसे कि हम हो सकता है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई हो, टीचर्स की अवेलेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि टीचर्स की ट्रांसफ़र हो गई हो, या फिर हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का हम बोल सकते हैं कि अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट होना, शिफ्टिंग टू अर्बन एरिया, फाइनेंस प्रॉब्लम। ठीक है, सो कुछ हम ऐसे कारण हैं जो हमें इफ़ेक्ट को देखते हुए पता लगाने हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो रिसर्च होती है कि जिसमें हमें इफ़ेक्ट को फॉलो करते हुए कोज को फाइंड आउट करना है, कोज मतलब कारणों का पता लगाना है, तो इस तरह की रिसर्च होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में हमारी कोजल कंपेरेटिव स्टडीज़। सो यहाँ पर क्या है कि हमने जो 3 मेजर कारण थे, मेजर कोजेस थे, उनका पता लगा लिया। अब कोजल कंपेरेटिव, जैसा कि नाम से ही है कोजल कंपेरेटिव, कि जो कोजेस हैं इनको भी कंपेयर करना, इन तीनों कोजेस को कंपेयर करना और इन तीनों में से जो मेन रीजन है वो कौन सा है उसका फाइंड आउट करना। ठीक है, वो होती है हमारी कोजल कंपेरेटिव रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कोरिलेशनल एंड प्रेडिक्टिव स्टडीज़। अब कोरिलेशनल में क्या होते हैं? कोरिलेशन जिसे कि हम हिंदी में सहसंबंध भी बोलते हैं। कोरिलेशन में क्या है कि हमारे पास जो 2 वेरिएबल होते हैं उनके बीच हम संबंध देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एकेडमिक अचीवमेंट, एक वेरिएबल है हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट और दूसरा है टीचिंग मेथड्स, कि अगर हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट पर। ठीक है, सो कोरिलेशन क्या है कि एक वेरिएबल हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट आ गया, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास टीचिंग मेथड्स। सो कोरिलेशन किस तरह से देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, यानी कि आपके जो कोरिलेशन है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन तो क्या है कि जहाँ पर एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रही है और उसकी वजह से दूसरे में भी इंक्रीमेंट है, यानी कि अगर आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से एकेडमिक अचीवमेंट में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जाती है। अगर डायरेक्शन सेम है, यानी कि एक में डिक्रीमेंट है तो दूसरे में भी डिक्रीमेंट ही हो, यानी कि डायरेक्शन है सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम बोलेंगे उसको नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि एक में इंप्रूवमेंट हो रही है लेकिन दूसरे में डिक्रीमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले में डिक्रीमेंट है और दूसरे में इंक्रीमेंट है, यानी कि डायरेक्शन है अपोजिट है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम जब रेंज की बात करते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव +1 पे, परफेक्ट नेगेटिव -1 पे, यानी कि अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि कोरिलेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है जब एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको जैसे कोरिलेशन है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है किसके अंदर ज़्यादा होगा, आपको 4 ऑप्शन हैं वो दिए गए होंगे, जैसे कि आपका दिया हुआ है 0.50 -0.99 45.45 एंड -0.27। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से आपसे पूछा जाता है कि किसके अंदर जो कोरिलेशन है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ज़्यादा है।
तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ कोरिलेशन के अंदर जो साइन है, साइन मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है, वैल्यू किसके अंदर ज़्यादा है, साइन है, साइन मैटर नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी जहाँ पर हम जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कंपेयर है, कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि हमारी डेवलपमेंटल स्टडीज़। डेवलपमेंटल स्टडीज़ कि जहाँ पर हम बच्चे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल थिंग्स की, साइकोलॉजिकल डोमेन की। सबसे पहले है ग्रोथ फॉलोअप एंड ट्रेंड स्टडीज़। अब देखिए कि ग्रोथ है, ग्रोथ में हम किस तरह से देख सकते हैं। हमारे पास दो तरह की होती है ग्रोथ में। सबसे पहले है हमारी लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। अब लॉन्गिट्यूडनल में तो क्या होगा कि जहाँ पर आप टाइम है, टाइम आपका डिफरेंट रहेगा, टाइम फ्रेम डिफरेंट। ठीक है, लेकिन सैंपल है, सैंपल सेम, यानी कि आप जो बच्चे अभी 6th क्लास में हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो 7th क्लास में होंगे, उन्हीं बच्चों की स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट वो 8th क्लास में होंगे, फिर भी उन्हीं बच्चों की स्टडी किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर टाइम है वो चेंज हो रहा है हर साल, मतलब ये सपोज कीजिए 2020, 21, 22 टाइम है वो चेंज हो रहा है, लेकिन सैंपल है सेम, उन्हीं बच्चों पे स्टडी की जा रही है। ठीक है, सो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। अगर हम जो हमारे महान साइकोलॉजिस्ट हैं जिन पियाजे उनकी बात करें तो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ही की थी, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च की थी अपने ही खुद के 3 बच्चों पर की थी। तो सैंपल सेम था लेकिन टाइम फ्रेम डिफरेंट, बहुत से लंबे टाइम के लिए उन्होंने सेम ही सैंपल के ऊपर स्टडी की। तो इस तरह की स्टडी है वो होंगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या है, इसके अपोजिट होती हैं कि जहाँ पर आपका टाइम सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन सैंपल आपका डिफरेंट रहेगा, सैंपल डिफरेंट, यानी कि आप 2020 में ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसी टाइम पे जो 6th क्लास में बच्चे हैं उनको लिया, 7th में है उनको लिया और 8th में लिया है जो बच्चे हैं उनको लिया। ठीक है, तो जहाँ पर टाइम सेम और सैंपल डिफरेंट हो उस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारे पास फॉलोअप स्टडीज़। सो फॉलोअप स्टडीज़ में क्या है कि हमें जैसे लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि एक ही सैंपल, सेम सैंपल को हम स्टडी करते हैं एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फॉलोअप स्टडी के अंदर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसका फॉलोअप किया जाता है। जैसे कि हम डॉक्टर और पेशेंट का यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रेंड स्टडीज़। ट्रेंड स्टडीज़ में क्या है कि जो करंट में क्या ट्रेंड में चला हुआ है, ठीक है, उस तरह की जो स्टडी करते हैं वो होती है हमारी ट्रेंड स्टडीज़। बस सबसे पहले तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इनको चर। वेरिएबल्स यानी कि जो वेरी करते हैं, वेरी मतलब जिनकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, चेंजेबल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं जिनकी वैल्यू। ठीक है, वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। जैसे कि हम एकेडमिक अचीवमेंट और टीचिंग मेथड्स का एग्जांपल ले रहे थे, दोनों के दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी हमारी चेंज रहेगी, टाइम के साथ चेंज होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सैंपल है, सैंपल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, टीचिंग मेथड है, टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र चर बोलते हैं जिनको, डिपेंडेंट आश्रित चर। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो क्या है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और डिपेंडेंट कौन से हैं, जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे एकेडमिक अचीवमेंट और टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में जैसे कि हमने ब्लेंडेड लर्निंग ली थी, जहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर चेंज किसके अंदर आ रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट्स पे, और एकेडमिक अचीवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि टीचिंग मेथड्स पर। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो हो गया हमारा टीचिंग मेथड्स, जो कि हम ब्लेंडेड लर्निंग है उसका यूज़ कर रहे हैं, और डिपेंड एकेडमिक अचीवमेंट है ये हमारा बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए, जो हमारे स्वतंत्र चर हैं, किसी के ऊपर उनकी वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती, और डिपेंडेंट जो हमारे आश्रित होते हैं किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद है हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंटरवेनिंग, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था हमारा टीचिंग मेथड, और उसका इफेक्ट देख रहे थे हम एकेडमिक अचीवमेंट पर। ठीक है, सो ये था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इनके बीच में जो चर अपना असर छोड़ते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल।
मतलब जो इंटरनली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, उनका IQ लेवल है, हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले से ही उनका IQ लेवल अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, तो उसकी वजह से भी उनका एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा रहा हो, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि बच्चों का ऑनलाइन जो टीचिंग है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो भी हमारे एकेडमिक अचीवमेंट है उसको इफेक्ट करेगा। या बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको हम लेते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इंटरनली इफेक्ट करती हैं वो तो हो गए हमारे इंटरवीइंग वेरिएबल। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से होंगे। फिर एक्सट्रेनियस, देखिए एक्सट्रेनियस यानी कि बाह्य चर, ये हो गए हमारे आंतरिक चर, और एक्सट्रेनियस वाले जो उनसे बाहर से इफेक्ट करते हैं। इंटरनली तो मतलब जो बच्चों के इंटरेस्ट है, उनका IQ लेवल है, उनकी स्किल्स हैं, वो चीज़ें। एक्सट्रेनियस जो चीज़ें बाहर से इफेक्ट करती हैं, जैसे बाहर से इफेक्ट का अर्थ क्या है कि नॉइस, क्वेश्चन पेपर है वो ईजी आ गया हो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। या कुछ बच्चे हैं वो बाहर से क्या है कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो ये चीज़ें भी तो हमारी एकेडमिक अचीवमेंट है उसको इफेक्ट करेंगी, ठीक है। या गैस वर्क हम बोल सकते हैं, तुक्का जिसको, तो ये चीज़ें जो बाहर से इफेक्ट कर रहे हैं हमारे एकेडमिक अचीवमेंट को, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंटरवीइंग तो कौन सी होती हैं, जो हमारी प्रोसेस शुरू होती है ना उसमें पहले से ही मौजूद है, यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है, स्किल्स हैं, IQ है बच्चों का, वो तो पहले से ही बच्चों के मतलब प्रोसेस शुरू होने से पहले ही मौजूद हैं। एक्सट्रेनियस जो प्रोसेस शुरू होने के बाद आते हैं, यानी कि नॉइस है बाद में, आपकी क्लास शुरू होने के बाद सपोज कीजिए साइड में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, तो बाद में आ गया। क्वेश्चन पेपर है आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बनता है, कोचिंग है आप बाद में ले रहे हैं, ठीक है। सो जो बाद में आते हैं प्रोसेस शुरू होने के बाद, वो एक्सट्रेनियस जो बाह्य कारक हैं जो इंटरनली इफेक्ट करते हैं, वो हो गए हमारे आंतरिक कारक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्किल्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास 4 प्रकार के स्किल्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉमिनल स्केल की। नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि हमारे ना तो कोई ऑर्डरिंग होती है, ना कोई सीक्वेंसिंग होती है, ना ही इंटरवल होता है उसके अंदर, ना ही कोई रेशियो होता है, ना ही कोई डायरेक्शन होती है। इसके अंदर हमारी चीज़ें होती हैं सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन, ओनली क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम बात करते हैं किसी की आइडेंटिटी की, क्लासिफिकेशंस तो क्या होगी, जैसे कि आप मेल या फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स क्लासिफिकेशन सिर्फ। या फिर जैसे कि आइडेंटिटी की बात करते हैं तो किसी का अगर मोबाइल नंबर है तो वो नॉमिनल स्केल में आएगा, किसी का आधार नंबर है वो नॉमिनल है उसके अंदर आएगा, किसी का एड्रेस यानी कि हाउस नंबर वगैरह है वो हमारा नॉमिनल स्केल के अंदर काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी कि जो नॉमिनल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सारी की सारी, प्लस में ऑर्डरिंग यानी कि सीक्वेंसिंग, जहाँ पर आपकी सीक्वेंस आती है, जैसे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में कोई भी चीज़ है, सीक्वेंसिंग प्लस में क्लासिफिकेशन, वो होते हैं हमारे ऑर्डिनल स्केल। इसके बाद हमारा थर्ड है इंटरवल। इंटरवल में क्या रहेगा, नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्लासिफिकेशन, प्लस में ऑर्डिनल की भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सीक्वेंसिंग वगैरह, ऑर्डरिंग, और साथ में इंटरवल, इक्वल इंटरवल। और यहाँ पर आपका ना एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, नो एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जीरो का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, जैसे कि 2 बच्चों हैं उनके IQ लेवल की बात करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक बच्चे का IQ लेवल 100 है और 2 बच्चे हैं उनका IQ लेवल 50 एंड 50 है, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये 50 + 50 कि 2 ये बच्चे हैं हाफ IQ लेवल के, ये 100 IQ लेवल वाले बच्चा है उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर हम वेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ 100 kg का जो बच्चा है वो इक्वल रहेगा 2 50 kg के, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इंटरवल रेशियो है वहाँ पर नो एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है उसकी बात नहीं करते, ठीक है। रेशियो स्केल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर वही क्लासिफिकेशन, ऑर्डरिंग, इंटरवल और एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगी। यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो यानी कि जहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। सो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स की जब मोस्टली बात होती है तो 4 टाइप के होते हैं आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाइपोथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिकल्पना। जैसा कि हमने साइंटिफिक मेथड में पढ़ा था कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करने के बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। क्या होता है ये हमारे पास एक टेंटेटिव रिजल्ट या स्टेटमेंट हम मान के चलते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या बेस्ट गैस बोल सकते हैं हम, तुक्का वर्क, ठीक है, जो हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं, किसके बेस पर, जो पहले स्टडी हो चुकी है उनके बेस पर। सो जो हाइपोथेसिस है वो आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस।
सबसे पहले है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन सी होती हैं कि जहाँ पर हम पहले से ही एक डायरेक्शन है वो निर्धारित कर देते हैं, यानी कि वन टेल्ड टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। जब हम वन टेल्ड टेस्ट होता है तो उसके अंदर हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। मतलब क्या है कि हमने पहले से ही डायरेक्शन दे दी कि फीमेल है वो ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस है मेल है उनके कंपैरिजन में। मतलब जहाँ पर एक डायरेक्शन है पहले से ही हम मान के चलते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्या है कि यह होता है हमारा टू टेल्ड टेस्ट में। टू टेल्ड टेस्ट में हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं और यहाँ पर क्या है कि हम हाइपोथेसिस है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मान के चलते। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस किस तरह से बनेगी कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, कि इन दोनों की जो इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस है उनके अंदर डिफरेंस है। ना तो हमने मेल को ज़्यादा बोला है ना ही फीमेल को ज़्यादा बोला है, ठीक है। तो इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती हैं वो होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसके बाद है हमारी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है कि जहाँ पर हमारे पास जब दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हम कोई भी रिलेशन है वो नहीं लेके चलते, ठीक है। जैसे कि देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन academic achievements of girls and boys, ठीक है। नल हाइपोथेसिस मतलब हमने उनके बीच में कोई डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं माना, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, वो हमारी नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होती है, यानी कि हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। सो इस तरह की जो हाइपोथेसिस होगी वो होती है हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके बाद जो मेन चीज़ है कि हमारे हाइपोथेसिस के अंदर एरर बनते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर कौन सा होता है, टाइप 1 एरर, जो टाइप 1 एरर है इसी को हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। सो टाइप 1 एरर में क्या है कि जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, बट हम उसको जानबूझकर फॉल्स प्रूव करते हैं, जानबूझकर उसको फॉल्स प्रूव करना, तो ये इस तरह का जब एरर होता है वो होता है हमारा टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर की जब हम बात करते हैं, टाइप 2 एरर है इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या है, हमारी हाइपोथेसिस है वो फॉल्स होती है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस केस में जो एरर होगा वो होगा हमारा टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर तो कब होगा, जब हमारे पास हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन हम उसको जानबूझकर रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारा टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होगा, जब हमारे पास हाइपोथेसिस है वो गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो इस केस में हमारा टाइप 2 एरर रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग। जैसे कि सैम्पल क्या होता है वो तो हम कर चुके हैं। अब सैम्पलिंग क्या होती है कि सैम्पल को चूज करने की जो प्रोसेस होती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो दो तरह की हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हर एक सैंपल के चूज़ होने के इक्वल चांस हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर एक इवेंट के सिलेक्ट होने के। नॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पर रिसर्चर है, रिसर्चर की मर्जी के अनुसार सैंपल है वो सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो सैम्पलिंग टेक्निक है, जैसे कि हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी हमारी फर्दर 6 टाइप की है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के भी हमारे बहुत सारे आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सो इनको देखते हैं अब डिटेल में। सबसे पहले है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सबसे फर्स्ट है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो क्या है कि आप सिंपल, जैसे कि लॉटरी मेथड है या स्लिप मेथड है, इसके थ्रू आप सिंपली सैंपल है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या रहेगा कि आप एक सिस्टम है उसके थ्रू सैंपल है उसको चूज़ कर रहे हैं। सिस्टम जैसे कि आपने ओड या इवन है उसके अंदर सेलेक्ट कर लिया कि जिन बच्चों के ओड रोल नंबर रहेंगे उनको आप अपने रिसर्च है उसके अंदर काउंट करेंगे, जो इनके इवन है उनको नहीं करेंगे, ठीक है। ओड या इवन के अंदर आप कर सकते हैं, या आप कोई भी और प्रोसीजर जैसे कि 2 की मल्टीप्लिकेशन मतलब ओड इवन ही आ गया आपका। 3 की मल्टीप्लिकेशन में जिन जिन के रोल नंबर है आप सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में क्या है, स्टार्टा। स्ट्रैटिफाइड जो है वो हमारे स्टार्टा वर्ड से बना है। स्टार्टा का अर्थ होता है ग्रुप, कि सबसे पहले आप जो सैम्पलिंग है उसके कुछ ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उन ग्रुप्स में से आप सैम्पलिंग है उनको चूज़ करेंगे। हमने एग्जांपल लिया था कि हम दिल्ली है, दिल्ली को हमने क्या किया था पहले, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, 4 पोर्शन यानी कि 4 हमने ग्रुप बनाए थे और उनमें से भी हमने 2-2 स्कूल्स हैं वो रैंडमली उठाए थे, ठीक है। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होगी वो होगी हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। पहले ग्रुपिंग की जाएगी, ठीक
ठीक है, और फिर उन ग्रुप में से हम सैंपल हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है वो होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद है प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनेट रैंडम स्ट्रैटिफाइड कौन सी होती है कि जैसे सपोज कीजिए आपकी जो पॉपुलेशन है दिल्ली में, जैसे आपने सीनियर सेकेंडरी +1 एंड +2 के जितने बच्चे लिए थे उसमें से सपोज कीजिए 60% तो आपकी गर्ल्स हैं और 40% बॉयज़, ठीक है। आपकी जो टोटल पॉपुलेशन आपने देखी तो उसमें से लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस केस में जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो वो सैंपल भी आपका इसी रेशियो में होना चाहिए, प्रोपोर्शन में। सैंपल के अंदर भी आपकी लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए, 60% लड़कियां एंड 40% आपको बॉयज़ हैं आपके सैंपल के अंदर लेने होंगे, ठीक है। इस तरह की जो हमारी सैंपलिंग होती है वो होती है प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसके बाद है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। क्लस्टर में कि जहाँ पर आप पहले डिवीजन करते हैं, जैसे कि आप पहले स्टेट है, स्टेट में से आप कुछ डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में से आपने ब्लॉक, मतलब क्या है कि आपने गुच्छ बना दिए, ठीक है, और इस तरह से आप फिर लास्ट में जाकर सैंपलिंग है उसको चूज़ कर रहे हैं, वो होगी हमारी क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। और सबसे लास्ट में आती है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। मल्टी स्टेज में क्या है कि आप ऊपर की जो आपकी 5 सैंपलिंग है इनमें से किसी भी 2 या 3 का कॉम्बिनेशन आप साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो वो हो जाएगी हमारी मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। इसके बाद है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं। सबसे फर्स्ट है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस में तो क्या है कि जहाँ पर जो सैंपल है खुद से आपकी रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। सपोज कीजिए आपका टॉपिक है रिसर्च का, वो वैसे ही इतना इंटरेस्टिंग है कि सैंपल खुद है उस जो स्टूडेंट्स है खुद से उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सैंपल खुद कन्वीनियंस होता है। सेकंड होती है पर्पजिव या जजमेंटल। ये जैसे कि रिसर्चर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। रिसर्च अपने पर्पज़ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, मतलब अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अब या हम कह सकते हैं रिसर्चर अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए जब अपने आसपास से ही कोई सैंपल है उसको कलेक्ट कर लेता है उसको हम बोलते हैं पर्पजिव या जजमेंटल, यानी कि अपनी जजमेंट में आके। थर्ड है एक्सीडेंटल या चंक। एक्सीडेंटल या चंक क्या है कि जैसी पॉपुलेशन या जैसा सैंपल आपको चाहिए है आपकी रिसर्च के लिए वैसा आपको एक्सीडेंटली मिल गया एकदम से। इसके बाद है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जैसे आपकी स्ट्रैटिफाइड होती है उसी तरह से होती है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है और कोटा सैंपलिंग है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर पहले ग्रुपिंग की जाती है और इसके बाद सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद लास्ट है स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है कि जहाँ पर सैंपल आपको एकदम से नहीं मिलते, आपको पहले एक सैंपल है उसको ढूंढना पड़ता है, उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू आप सपोज कीजिए 2 और आपको मिल गए, ठीक है, फिर इनके कॉन्टैक्ट के थ्रू आपने औरों को ढूंढ लिया है, ठीक है। इस तरह की मतलब स्नोबॉल क्यों बोला जाता है कि जब एक बर्फ़ का टुकड़ा पहाड़ से गिरता है तो गिरते गिरते उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सैंपल है उसको ढूंढना होता है। तो ये किस तरह के होते हैं जो मोस्टली हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, ठीक है, डाउरी सिस्टम है या फिर हम मतलब एसिड अटैक, रेपिस्ट, इस तरह के जो होते हैं, तो वो एक्चुअली में एकदम से आपको डाटा है वो देने के लिए तो रेडी होंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक है उसको ढूंढना पड़ेगा। अब वो अपने जैसे औरों को भी जानते होंगे, ठीक है, या मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं तो वहाँ से आपको औरों के जो एड्रेस हैं वो मिलते जाएंगे और उनके थ्रू आप क्या है आपके पास जो सैंपल है वो काफ़ी कलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह की जो सैंपलिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे और इनसे मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा UGC नेट है उसके पेपर सेकंड में भी हमारी एक रिसर्च की यूनिट दी होती है, उसके अंदर भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूनिट 3 कम्युनिकेशन, हमारे पेपर फर्स्ट की, और उसकी भी हम इसी तरह से कंप्लीट हर एक टॉपिक है उसको एक ही वीडियो के अंदर एक ही क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।